चाशनी चुनाव की इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी के साथ मैं प्रतुल जोशी एक बार फिर हाजिर हूं और आज हम चर्चा करेंगे केरल के बारे में। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उसके दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को केरल में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों के लिए। दोस्तों, केरल की जो ये 20 लोकसभा सीटें हैं ये 3 राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और तीनों के अलग अलग कारण हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए केरल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्ष 2019 में जब लोकसभा में कांग्रेस के केवल 52 प्रत्याशी चुनाव जीतकर पहुंचे थे तो उसमें से 15 प्रत्याशी केरल से थे, यानी कुल विजयी उम्मीदवारों में 28% केरल से आए। इसलिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि केरल की 20 में से 20 सीटें वो जीत कर दिखाए। पिछली बार उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव लड़ा था तो उसने 20 में से 19 सीटें जीती थी। दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए केरल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और केरल में मतदाता क्या सोचता है ये इस चुनाव के बाद थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो सकता है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जो वहां पर मोर्चा है LDF यानी लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उस मोर्चे के हिस्से में केवल 1 सीट आई थी 2019 में, जबकि 2019 से पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2016 में केरल में, उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 91 सीटें मिली थी और 2021 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में LDF को 99 सीटें मिली थी 140 में से। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी, सीताराम येचुरी के लिए भी, प्रकाश कारात के लिए भी ये बहुत ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि एक की संख्या से वो बढ़े। तीसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई भी उम्मीदवार केरल से नहीं जीता है। भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ, जो कि पूरे देश में काफी धूम मचा चुका था 2014 और 2019 में, उसकी केरल में एंट्री नहीं हो पाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट वहां कम हुए, बल्कि 2014 से 2019 के बीच दोनों चुनाव में उनके वोटों का प्रतिशत बढ़ा है। तो इसलिए केरल की 20 सीटों पर पूरे देश की निगाह है और ये देखना है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उस समय केरल के चुनाव परिणाम कैसे होंगे। दोस्तों, अब थोड़ी बात केरल के बारे में है। जैसा आपको मालूम है कि केरल भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एक पट्टी की तरह है जिसके बाईं तरफ अरब सागर है तो दाहिनी तरफ वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां। केरल बहुत बड़ा राज्य नहीं है, ना तो क्षेत्रफल के लिहाज से ना जनसंख्या के लिहाज से। केवल 3.5 करोड़ के लगभग जनसंख्या वहां है। मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं है क्योंकि 2011 के बाद वहां कोई जनगणना नहीं हुई, जैसे पूरे देश में नहीं हुई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 3.5 करोड़ लोग वहां हैं। लेकिन इन 3.5 करोड़ लोगों में जो ऊर्जा है, जो काम करने का जज्बा है, जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो मेहनत करते हैं, उसने केरल को एक मिसाल बना दिया है। केरल भारत का पहला राज्य था जिसको कि संपूर्ण साक्षर होने का खिताब हासिल हुआ। उसके बाद और बहुत सारे दूसरे राज्य इस लाइन में आए थे। इसी तरह केरल में जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत बड़े स्तर पर है, उनका पैमाना बहुत ऊंचा है। इसलिए अर्थशास्त्र के विद्वानों ने केरल के नाम पे एक मॉडल की स्थापना की और उसको कहा केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये अर्थशास्त्रियों के लिए एक अजूबे की बात थी कि जिस राज्य में पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं? जैसे लिंग अनुपात। माना जाता है कि अगर कोई राज्य पिछड़ा है, आर्थिक रूप से उन्नत भी है, लेकिन अगर सामाजिक रूप से उन्नत नहीं है तो वहाँ लिंग अनुपात महिलाओं के पक्ष में नहीं होगा। लेकिन केरल में उल्टा है। केरल में शुरू से स्त्रियों की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। 1000 पुरुषों पर एक समय में 1024 स्त्रियां थी। आज कितनी हैं?
ये कहना मुश्किल है, लेकिन 1000 से ज़्यादा है। इसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारे देश में भारतीयों की औसत आयु है तकरीबन 66 या 67 बरस, लेकिन केरल में 2011 में ये आंकड़ा था 77.3 वर्ष। यानी वहाँ पर ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो 90 साल से ऊपर की आयु के हैं और आराम से जीवन जी रहे हैं। केरल में अगर प्राकृतिक सुंदरता अपने शबाब पर है, तो वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति भी बहुत ही सुसंस्कृत है। इसलिए केरल में जो चुनाव का पैटर्न रहा है वो एक अलग किस्म का पैटर्न रहा है। जैसे केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, वैसे केरल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स भी अलग है। वहाँ 2 फ्रंट ही सत्ता पर काबिज होते रहे। एक फ्रंट जिसका नाम LDF, लेफ्ट एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, दूसरा UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इन दोनों फ्रंटों के बीच में ही चुनाव होता रहा है। 1980 के आसपास ये फ्रंट बने थे और तब से लेकर आज 2024 में तीसरा कोई फ्रंट केरल में अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। जहां एक तरफ LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने प्रदेश की सत्ता 6 बार संभाली, वहीं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 5 बार संभाली। दोनों फ्रंट में तकरीबन 11 पार्टियां, जिसमें से हर पार्टी को कम से कम 1 सीट जरूर विधानसभा में मिली है। तो ये जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसके बीच चुनाव 2024 का लोकसभा का हो रहा है। लेकिन अब एक तीसरी शक्ति वहां पर उभर के आ रही है धीरे धीरे और मजबूती से अपना स्थान बना रही है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला, लेकिन केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम यानी थिरुअनंतपुरम में वो 2 बार दूसरे स्थान पर रही और दोनों बार उसने टक्कर दी चर्चित राजनेता शशि थरूर को। इस बार भी शशि थरूर को वहां पर टक्कर दे रहे हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि केंद्र में मंत्री हैं और एक टेक्नोक्रेट थे पहले वो, उसके बाद वो उद्योगपति बने, फिर वो राज्यसभा में गए कर्नाटक से, और इस बार केरल के त्रिवेंद्रम से वो टक्कर दे रहे हैं। भाजपा की उम्मीदों का केंद्र है त्रिवेंद्रम। देखते हैं कि वो सफल होते हैं या तीसरी बार शशि थरूर फिर अपना झंडा फहराते हैं।